Hi, welcome to IK Classroom. I welcome you all to this IK Classroom. It's a great platform for, especially for biology. तो देखिए जो सीरीज ऑफ वीडियोस हम बना रहे हैं रेस्पिरेशन प्लांट्स में, तो एरोबिक रेस्पिरेशन की जो मैंने बात की थी वहाँ पे, तो उस एरोबिक रेस्पिरेशन में जो थर्ड स्टेज है दैट्स द क्रेबस साइकिल, तो वो हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं। तो जो क्रेबस साइकिल है, और इट इज ऑल्सो नोन बाय सम अदर नेम्स एज, जैसे TCS साइकिल भी बोला जाता है इसको, या हम इसको बोलते हैं साइट्रिक एसिड साइकिल। साइट्रिक एसिड साइकिल। अब देखिए क्वेश्चन ये है कि जो क्रेबस साइकिल है, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, इट्स अ प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन। तो इसमें क्या होगा कि जो एसिटाइल कोई मॉलिक्यूल, तो उसका ऑक्सीडेशन होगा एंड विल गेट हियर n मॉलिक्यूल्स ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड। और इस ऑक्सीडेशन के प्रोसेस, ड्यूरिंग दिस ऑक्सीडेशन प्रोसेस विल गेट हियर NADH molecules and we'll get here FADH2 molecules। तो ये दोनों तरह के मॉलिक्यूल्स हमें यहाँ पे मिलेंगे। सो दैट मीन्स ये जो प्रोसेस है, इट इज द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन। इट इज द प्रोसेस ऑक्सीडेशन ऑफ एसिटाइल को। ये जो प्रोसेस है ये एक साइक्लिक प्रोसेस है, और इस साइक्लिक प्रोसेस में आपको 8 स्टेप्स मिलेंगे। और इन 8 स्टेप्स में, आउट ऑफ द 8 स्टेप्स, द 2 स्टेप्स आर रिवर्सिबल एंड द रेस्ट 6 स्टेप्स आर रिवर्सिबल। लेकिन अगर हम ओवरऑल प्रोसेस की बात करें, तो जो ओवरऑल प्रोसेस है, तो ओवरऑल प्रोसेस इज इरिवर्सिबल। इरिवर्सिबल क्योंकि इस प्रोसेस में आपको एट 4 स्टेप्स देयर इज ऑक्सीडेशन, एंड आउट ऑफ these 4 स्टेप्स एट 2 स्टेप्स देयर इज डीकार्बोक्सिलेशन एज वेल। यानी इन 2 स्टेप्स पे आपको ऑक्सीडेशन तो मिलेगा ही, लेकिन उसके साथ साथ डीकार्बोक्सिलेशन भी होगा। तो वी कैन से देयर इज ए ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन एट 2 स्टेप्स। इसके साथ साथ जो क्रेब्स साइकिल है, एट 1 स्टेप देयर इज सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन। और इस सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन में यहाँ पे जीटीपी का फॉर्मेशन हो, और जो जीटीपी है लेटर ऑन इट विल बी कन्वर्टेड टू द एटीपी मॉलिक्यूल। और यहाँ पे जो एंजाइम यूज होगा उसे हम कहते हैं न्यूक्लियोसाइड डाइफॉस्फेट, न्यूक्लियोसाइड डाइफॉस्फेट काइनेज, न्यूक्लियोसाइड डाइफॉस्फेट काइनेज। इसमें एडीपी मॉलिक्यूल यूज होगा। तो जो जीटीपी मॉलिक्यूल है वो अपना फॉस्फेट ग्रुप जो है एटीपी को ट्रांसफर करके एटीपी में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है। देखिए जो क्रेबस साइकिल का प्रोसेस है, जो क्रेबस साइकिल का प्रोसेस है, ये प्रोसेस जो इट विल ऑकर इन माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। ठीक है। तो इसमें जो जो भी एंजाइम्स है, ऑल एंजाइम्स that are involved in Krebs cycle are located in the mitochondrial matrix। तो जो सभी enzymes है, they are soluble form, they are all in the soluble form in mitochondrial matrix। लेकिन एक एंजाइम ऐसा होगा जो soluble state में नहीं होगा, वो मेम्ब्रेन बाउंड होता है, that's a succinate dehydrogenase। तो जो succinate dehydrogenase है, ये एंजाइम जो है ये मेम्ब्रेन बाउंड होता है, it is membrane bound। दैट मीन्स अगर मैं यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर बना दूँ, तो दैट मीन्स दिस इज द मैट्रिक्स। तो जो भी एंजाइम्स है वो इस मैट्रिक्स में ही प्रेजेंट होंगे, लेकिन जो सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेस है वो कुछ इस तरह से मेम्ब्रेन बाउंड होगा, इस तरह। बिकॉज इट्स अ मेम्ब्रेन बाउंड एंजाइम, इट इज नॉट प्रेजेंट इन द मैट्रिक्स। तो जो ये प्रोसेस है जो मैंने कहा, इट विल ऑकर इन द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, बट दैट्स अ केस ऑफ द यूकैरियोट्स। लेकिन अगर मैं प्रोकैरियोट्स की प्रोसेस बात करूं, तो ये जो क्रेबस साइकिल का प्रोसेस है ये साइटोसॉल में होगा। लेकिन नाउ लेट्स take this cyclic process and discuss different steps जो इसमें इन्वॉल्व होंगे।
जैसे मैं इसको साइक्लिक मैनर में यहाँ पे नहीं दिखाऊंगा, समझने के लिए फिलहाल हम इसको ना एक स्क्वायर फॉर्म में ही लेते हैं। देखिए ये जो प्रोसेस है एक 4 कार्बन कंपाउंड यानी ऑक्सिलो एसिटिक एसिड, ये ऑक्सिलो एसिटिक एसिड जो 4 कार्बन कंपाउंड है, ये एसिटाइल को ए मॉलिक्यूल के साथ कंडेंस होगा। देयर इज अ प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन। तो एसिटाइल को ए के साथ जब ये कंडेंस होगा, ये एक रिवर्सिबल प्रोसेस है, और यहाँ पे आपको साइट्रेट मिलेगा, साइट्रेट मॉलिक्यूल। दिस साइट्रेट मॉलिक्यूल इज अ 6 कार्बन कंपाउंड। देखिए साइट्रेट मॉलिक्यूल को अगर आप देखोगे तो इसमें आपको 3 कार्बो ऑक्सिलिक ग्रुप जो है मिलेंगे। तो दैट मीन्स कार्बो ऑक्सिलिक ग्रुप जो है 3 कार्बो ऑक्सिलिक ग्रुप आपको इसमें मिलेंगे। ठीक है, जैसे अगर मैं इसका स्ट्रक्चर बनाता तो कुछ इस तरह से होगा। 1 2 3 4 5 6, तो 6 कार्बन का कंपाउंड, तो 3 कार्बो ऑक्सिलिक एसिड इसमें मिलेंगे। दैट्स वाई क्रब्स साइकिल को TCA बोलते हैं, क्योंकि जो पहला स्टेबल कंपाउंड यहाँ पे बनता है दैट इज द ट्राई कार्बो ऑक्सिलिक एसिड। ठीक है, और एक साइट्रेट है, दैट मींस साइट्रिक एसिड साइकिल भी इसलिए बोलते हैं। ठीक है, तो मैं पहले इसको यहाँ से हटा देता हूँ। दिस वाज द रीजन कि क्रब्स साइकिल को जो है TCA साइकिल क्यों बोला जाता है, क्योंकि जो पहला कंपाउंड बनता है यहाँ पे दैट मींस साइट्रेट, दैट इज बेसिकली द ट्राई कार्बो ऑक्सिलिक एसिड। ठीक है, तो इस वजह से हम इसको बोलते हैं ट्राई कार्बो ऑक्सिलिक एसिड। एनीवे, देखिए जो साइट्रेट मॉलिक्यूल है, इसमें यहाँ पे जो है, यहाँ पे इसमें डिहाइड्रेशन का प्रोसेस होगा, यानी वाटर मॉलिक्यूल लॉस होगा। तो जब वाटर मॉलिक्यूल लॉस होगा तो डिहाइड्रेशन का प्रोसेस मिला होगा, और यहाँ पे जो कंपाउंड आपको मिलेगा दैट्स कॉल्ड द सिस एकोनिटेट। सिस एकोनिटेट, सिस एकोनिटेट, PAT। तो जो सिस एकोनिटेट, ठीक है ना, इसमें वाटर मॉलिक्यूल एक ऐड होगा, और यहाँ पे जो आपको मॉलिक्यूल मिलेगा दैट इज आइसोसाइट्रेट। आइसोसाइट्रेट, देखिए बेसिकली जो ये दो रिएक्शंस है ना, दे आर कैटलाइज्ड बाय द सेम एंजाइम दैट इज एकोनिटेज। एकोनिटेज, एकोनिटेज। ठीक है, इसी तरह जो यहाँ पे एंजाइम यूज होगा दैट इज साइट्रेट सिंथेज। तो जो ये आइसोसाइट्रेट मॉलिक्यूल है, नाउ दिस इज अ 6 कार्बन कंपाउंड। अब इस आइसोसाइट्रेट में यहाँ पे एक तो ऑक्सीडेशन का प्रोसेस होगा और डिकार्बो ऑक्सीडेशन का प्रोसेस होगा, और ये जो स्टेप है इरिवर्सिबल स्टेप होगा, यानी यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल रिमूव होगा। तो जब ऑक्सीडेशन का प्रोसेस होगा दैट मींस आइसोसाइट्रेट जो है दैट विल लूज इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पे कोई तो होगा जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, और यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है दैट्स NAD पॉजिटिव, और NAD पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, खुद रिड्यूस होगा इनटू द NADH प्लस H पॉजिटिव। तो जब मैंने आपसे प्रीवियस लेक्चर में बता दिया कि जब NAD पॉजिटिव या FAD पॉजिटिव, FAD जो है एज ए इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर यूज होता है, तो उस टाइम हम एंजाइम यूज करते हैं डिहाइड्रोजिनेज। ठीक है, तो अगर आपने वो नहीं देखा तो आप प्रीवियस वीडियो देखिए, वहां पे आपको कॉन्सेप्ट जो क्लियर हो जाए। तो दैट मींस यहाँ पे डिहाइड्रोजिनेज का एंजाइम यूज होगा। हम बोल सकते हैं इसको इट्स आइसोसाइट्रेट डिहाइड्रोजिनेज। डिहाइड्रोजिनेज, तो यहाँ पे आपको मॉलिक्यूल जो मिलेगा दैट इज अल्फा कीटो ग्लूटाराइड। ठीक है, तो दिस अल्फा कीटो ग्लूटाराइड मॉलिक्यूल जो है, ये अल्फा कीटो ग्लूटाराइड मॉलिक्यूल जो है, इट विल अगेन अंडरगो ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन, और यहाँ पे फिर से NAD पॉजिटिव जो है ना वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर की तरह काम करेगा, और आपको NADH मिलेगा। तो साथ में यहाँ पे एक कार्बन डाइऑक्साइड जो है, तो ध्यान दीजिए, आप जो आइसोसाइट्रेट था वो 6 कार्बन कंपाउंड, दैट मीन जो अल्फा कीटो ग्लूटारेट है वो 5 कार्बन कंपाउंड हो। तो अल्फा कीटो ग्लूटारेट से जो आपको यहाँ पे मॉलिक्यूल मिलेगा जब इसमें ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन होगा, आपको एक 4 कार्बन कंपाउंड मिलेगा दैट्स कॉल्ड सक्सिनाइल क्लोराइड। सक्सिनाइल क्लोराइड,
तो यहाँ पे भी एंजाइम जो है डिहाइड्रोजिनेज ही यूज होगा, क्योंकि NAD जो है वो एक्सेप्टर की तरह काम कर रहा है। अगर हम इस एंजाइम का पूरा नाम ले तो हम बोल सकते हैं अल्फा कीटो बिल्टारेट डिहाइड्रोजिनेज। Now this succinyl CoA, it will be reversibly converted into the succinate। और इस स्टेप पे यहाँ पे सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन होगा और आपको यहाँ पे एक GTP मॉलिक्यूल मिलेगा और जो फाइनली जो है ATP में कन्वर्ट। दिस इज द सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन। और यहाँ पे जो एंजाइम यूज होगा उसे हम कहते हैं सक्सिनाइल CoA सिंथेटेज। दैट इज सक्सिनाइल CoA सिंथेटेज। और इसका दूसरा नाम दिया जाता है सक्सिनाइट थायोकाइनेज। सक्सिनेट थायोकाइनेज भी बोलते हैं। तो जो सक्सिनेट मॉलिक्यूल आपको मिला, नाउ दिस सक्सिनेट मॉलिक्यूल will be converted into the fumarate। और यहाँ पे जो है ना फिर से ऑक्सीडेशन का प्रोसेस होगा, लेकिन इस टाइम यहाँ पे FAD जो है ना एज इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर यूज होगा और आपको यहाँ पे FADH2 मॉलिक्यूल, ठीक है। और यहाँ पे जो एंजाइम यूज होगा दैट इज सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज, जिसके बारे में मैंने बात की थी। इट्स अ मेम्ब्रेन बाउंड एंजाइम। क्योंकि जो सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज है, अब क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि ये FAD को क्यों कर रहा है एज एक्सेप्टर, NAD पॉजिटिव को क्यों नहीं यूज किया। देखिए यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट है कि जो सक्सिनेट है इट्स अ वीक डोनर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इट्स अ वीक डोनर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये अपना इलेक्ट्रॉन देना ही नहीं चाहता है। लेकिन जो FAD है इसकी हायर एफिनिटी होती है इलेक्ट्रॉन के लिए, तो ये कितना भी वीक हो ये फिर भी इससे इलेक्ट्रॉन जो है ना रिमूव करवाएगा। लेकिन अगर NAD पॉजिटिव होता वो शायद इससे इलेक्ट्रॉन जो है ना रिमूव नहीं कर पाता, क्योंकि जो सक्सिनेट है इट्स अ वीक डोनर, ये देने के लिए तैयार नहीं है इलेक्ट्रॉन। अब FAD को जो है ना हायर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन रिमूव कर देती है। नाउ दिस फ्यूमेरेट मॉलिक्यूल will undergo dehydration process, तो वाटर मॉलिक्यूल लॉस होगा। यहाँ पे एंजाइम यूज होगा फ्यूमरेज और आपको कंपाउंड मिलेगा मैलेट। मैलेट यहाँ में मैलिक एसिड बोलते हैं। तो दिस इज द 4 कार्बन कंपाउंड, दिस इज अगेन 4 कार्बन, ये भी 4 कार्बन कंपाउंड, ठीक है। तो मैलेट जो है अल्टीमेटली इट विल बी कन्वर्टेड बैक इनटू द ऑक्सिडोएसिटिक एसिड। दैट मीन जिस मॉलिक्यूल से हमने स्टार्ट किया था वही मॉलिक्यूल हमें वापस मिला, तो इसलिए इसको साइक्लिक प्रोसेस कहते हैं। लेकिन जो मैलेट ऑक्सिडोएस्टेट में कन्वर्ट होगा यहाँ पे भी ऑक्सीडेशन का प्रोसेस होगा और जो NAD पॉजिटिव है दैट विल एक्ट एज द इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर और वो खुद रिड्यूस होगा और NADH प्लस H पॉजिटिव देगा। और यहाँ पे जो एंजाइम यूज होगा दैट्स ऑफ कोर्स डिहाइड्रोजिनेज, तो यहाँ पे यूज होगा मैलेट डिहाइड्रोजिनेज, ठीक है। तो इस तरह से ये जो प्रोसेस है पूरा प्रोसेस क्रेब्स साइकिल का, जो कि माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में होगा, तो इस तरह से पूरा प्रोसेस होगा। देखिए अगर मैं बात करूं यहाँ पे दो एंजाइम्स, जैसे एक है सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज। दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट एंजाइम इन केस ऑफ द क्रेब्स साइकिल। तो इसका एक कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर है, वो आपको याद रखना होगा, दैट इज मेलोनेट। क्योंकि इस पे क्वेश्चन बनेगा कि विच इज द, क्वेश्चन ऐसा होगा विच इज द कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर ऑफ द डिहाइड्रोजिनेज, सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज। आपका आंसर मेलोनेट होगा। So malonate जो है it is basically the competitive inhibitor of succinate dehydrogenase। ये succinate dehydrogenase का एक competitive inhibitor। इसी तरह एक दूसरा एंजाइम होता है हमारा एकोनिटेज। तो एकोनिटेज जो है इसका जो इनहिबिटर होता है दैट इज फ्लोरोएसिटेट। बट इसमें आपको एक चीज याद रखनी होगी इंपॉर्टेंट, कि फ्लोरोएसिटेट जो है ना दैट इज नॉट द पोटेंट इनहिबिटर। Actually, it will be first converted to fluorocitrate. जो fluorocitrate है that is the actual inhibitor of that, ठीक है। देखिए अगर हम ओवरऑल प्रोसेस की बात करें
एक Krebs साइकिल में जो ओवरऑल प्रोसेस है वो क्या है? तो द ओवरऑल प्रोसेस इज दैट वन एसिटाइल को ए मॉलिक्यूल से जब हमने स्टार्ट किया, यहाँ पे 3 NAD पॉजिटिव मॉलिक्यूल हमने यूज किया, और यहाँ पे एक FAD मॉलिक्यूल हमने यूज किया, और इसके साथ हमने यहाँ पे एक GDP मॉलिक्यूल यूज किया जिससे GDP बना, और एक यहाँ पे हमने जो है तो यहाँ पे हमने एक वाटर मॉलिक्यूल भी यूज किया। तो फाइनल रिजल्ट जो आपको मिला, यहाँ पे 2 कार्बन डाइऑक्साइड मिला, प्लस यू गेट 3 NADH plus H positive molecules, plus here 1 FADH2 molecule, और आपको एक GTP मिला और 2 वाटर मॉलिक्यूल भी मिला। तो अब अगर मैं यहाँ पे ओवरऑल एनर्जेटिक्स की बात करूँ कि जो एक एसिटाइल कोई मॉलिक्यूल है, जब वो Krebs साइकिल के थ्रू रन करता है, यानी जब वो Krebs साइकिल के थ्रू उसका ऑक्सीडेशन का प्रोसेस होगा, तो जब यहाँ पे ऑक्सीडेशन का प्रोसेस होगा तो हमें यहाँ पे जो है 2 मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड के मिलेंगे, लेकिन इस ऑक्सीडेशन के प्रोसेस में हमें 3 NADH मॉलिक्यूल मिलेंगे, और यहाँ पे हमें एक FADH2 मॉलिक्यूल मिला, और एक हमें यहाँ पे ATP मॉलिक्यूल मिला। देखिए जो NADH और FADH2 है, जब वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जाएंगे तो वहां से हमें वो ATP फॉर्मेशन करेंगे। तो जो NADH मॉलिक्यूल है, यहाँ पे 2 कन्वेंशन, एक है ओल्ड कन्वेंशन, दूसरा है न्यू कन्वेंशन। मैं दोनों कन्वेंशन यहाँ पे बता दूँ। पहले हम सीखेंगे ओल्ड कन्वेंशन में क्या है, न्यू कन्वेंशन। देखिए ओल्ड कन्वेंशन कह रहा है कि 1 NADH मॉलिक्यूल जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के थ्रू अपने इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर करेगा, तो वहां पे जो फास्फोराइलेशन का प्रोसेस होगा, तो एक NADH से आपको 3 ATP मिलेंगे, और इसी तरह जो एक FADH2 मॉलिक्यूल है, इससे आपको 2 ATP मॉलिक्यूल्स मिलेंगे। लेकिन जो न्यू कन्वेंशन है, न्यू कन्वेंशन कह रहा है कि जो एक NADH मॉलिक्यूल है, इससे आपको 2.5 ATP मिलेंगे, और जो एक FADH2 मॉलिक्यूल है, तो उससे आपको 1.5 ATP मिलेगा। तो क्वेश्चन ये है, अगर मैं यहाँ पे पहले ओल्ड कन्वेंशन यूज कर लूँ, लेट मी फर्स्ट यूज द ओल्ड कन्वेंशन। तो ओल्ड कन्वेंशन के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो ATP आपको मिलेगा, दैट्स 3 into 3, क्योंकि 3 NADH, दैट्स 9 ATP मॉलिक्यूल, प्लस जो FADH2 मॉलिक्यूल है वहां से 2 ही ATP मिलेंगे आपको, तो दैट्स 2 ATP, और एक ATP मॉलिक्यूल आपको सबस्ट्रेट लेवल से भी मिला। सो दिस इज टोटल, दैट इज 12 ATP molecules. So this is according to the old convention that 12 ATP molecules will be formed from one acetyl CoA. तो अगर मैं 2 acetyl CoA मॉलिक्यूल की बात करूं, जो कि यूजुअली होता है, तो therefore 2 acetyl CoA molecule will give 24 ATP molecules. तो 2 acetyl CoA से 24 ATP molecules मिलेंगे according to the old convention. अगर मैं अब इस पे न्यू कन्वेंशन यूज करूं, no, according to the new convention, न्यू कन्वेंशन, तो न्यू कन्वेंशन के थ्रू जो 3 NADH मॉलिक्यूल है, that will give you 3 into 2.5, and that's equal to 7.5, और इसी तरह जो 1 FADH2 मॉलिक्यूल है, तो वो आपको यहाँ पे 1.5 ATP देगा, that's 1.5 ATP, और एक ATP जो है ना सबस्ट्रेट लेवल के थ्रू आ गया, तो जब आप इसको सम करोगे इट विल बी इक्वल टू 10 ATP। तो ये तो एक एसिटाइल कोई मॉलिक्यूल से मिला, तो एक एसिटाइल कोई से आपको 10 ATP मिले अकॉर्डिंग टू द न्यू कन्वेंशन। तो दैट मींस 2 एसिटाइल कोए से कितना मिलेगा, दैट्स इक्वल टू 20 ATP, 20 ATP। तो अब हम बात करते हैं ओवरऑल एनर्जेटिक्स की। फिलहाल जो 3 स्टेज हमने पढ़े, हम देखेंगे ओवरऑल एनर्जेटिक्स क्या है। देखिए अगर मैं ग्लाइकोलाइसिस की बात करूं, ग्लाइकोलाइसिस,
तो सेकंड जो प्रोसेस है इनके बीच में ग्लाइकोलाइसिस और क्रेबस साइकिल में, दैट इज द पायरुवेट डिकार्बोक्सिलेशन। पायरुवेट डिकार्बोक्सिलेशन। तो एनसीईआरटी की बुक में ना पायरुवेट डिकार्बोक्सिलेशन और जो ये क्या कहते हैं इसको क्रेबस साइकिल जो ना उन्होंने उसको मिलाया है, मिक्स किया है। तो इसी तरह जो है ना तीसरा प्रोसेस है क्रेबस साइकिल। देखिए यहाँ पे मैं लिखता हूँ ओल्ड कन्वेंशन, ओल्ड, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ न्यू कन्वेंशन। देखिए क्रेबस साइकिल का तो हम फाइंड आउट कर लिया हमने कि अकॉर्डिंग टू द ओल्ड कॉन्सेप्ट कि दो दो एसिटाइल कोए मॉलिक्यूल जब कंबाइन होंगे, यानी दो एसिटाइल मॉलिक्यूल्स है ना, आपको जो टोटल एटीपी फॉर्मेशन होगा अकॉर्डिंग टू द ओल्ड कॉन्सेप्ट दैट्स 24 एंड अकॉर्डिंग टू द न्यू कॉन्सेप्ट दैट्स 20। ठीक है, लेकिन ग्लाइकोलिसिस और पायरुवेट डिकार्बोक्सिलेशन में हम देखते हैं। ठीक है, पहले मैं बात करता हूँ ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस में मुझे दो NADH मॉलिक्यूल मिलते हैं और दो ATP मॉलिक्यूल मिलते हैं बाय द सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। तो दैट मींस ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस में जो दो NADH मॉलिक्यूल जब एरोबिक रेस्पिरेशन होगा कंप्लीट, तो ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जाएंगे और यहाँ पे हमें ATP देंगे। तो पहले मैं दूंगा अकॉर्डिंग टू द ओल्ड कन्वेंशन, तो यहाँ से जो ATP मिलेगा आपको दैट इज 2 into 3 दैट्स 6 ATP, और प्लस यहाँ पे दो ATP होगा। तो अकॉर्डिंग टू द ओल्ड कन्वेंशन यहाँ पे आपको मिलेगा 6 + 2 दैट्स 8 ATP। In glycolysis, according to the old convention, that is 8 ATP molecules. तो वहीं पे अगर according to the new convention में देखूं तो 2 into 2.5 that is 5 ATP molecules, और यहाँ पे दो ATP molecules substrate है, that means that is the 7 ATP molecules. So according to new convention there is 7 ATP. तो अगर मैं पायरुवेट डिकार्बोक्सिलेशन की बात करूँ, पायरुवेट डिकार्बोक्सिलेशन, देखिए पायरुवेट डिकार्बोक्सिलेशन में कोई सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन नहीं होता है, वहां पे आपको सिर्फ दो NADH मॉलिक्यूल्स मिले। तो देन अकॉर्डिंग टू द ओल्ड कन्वेंशन यहाँ से आपको मिलेंगे 6 ATP, और अकॉर्डिंग टू द न्यू कन्वेंशन यहाँ से आपको मिलेंगे 5 ATP मॉलिक्यूल्स। तो दैट मींस अकॉर्डिंग टू द ओल्ड यहाँ पे 6 ATP मिलते हैं और अकॉर्डिंग टू द न्यू इट इज 5 ATP। तो अगर मैं यहाँ पे टोटल देखूं, दैट मींस जो टोटल ATP फॉर्मेशन है अकॉर्डिंग टू द ओल्ड कॉन्सेप्ट, दैट मींस यहाँ पे 24 + 6 दैट्स 30, 30 + 8 दैट्स 38 ATP। और अकॉर्डिंग टू द न्यू कंजप्शन, न्यू मेथड आई मीन टू से, तो यहाँ पे जो ATP टोटल मिलेगा आपको दैट्स 20 + 5 25, 25 + 5 दैट्स 30 + 2 दैट्स 32। तो 32 ATP आपको मिलेंगे अकॉर्डिंग टू द न्यू कंजप्शन, न्यू कन्वेंशन, एंड अकॉर्डिंग टू द ओल्ड कन्वेंशन इट इज 38। ठीक है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 32 और 38। बट फिर हमने बुक्स में लिखा होता है 30 to 36। कुछ नहीं, ऐसा क्यों? देखिए ऐसा इसलिए है क्योंकि ग्लाइकोलाइसिस में जो आपको NADH मॉलिक्यूल मिले, ये जो NAD मॉलिक्यूल है ये तो साइटोसॉल में मिलेंगे आपको, क्योंकि ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस साइटोसॉल में होगा। उसके बाद जब ये मूव करेंगे कहाँ पे, माइटोकॉन्ड्रिया, तो इनके मूवमेंट के लिए शटल सिस्टम होता है, शटल सिस्टम होता है जो हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। और वहां पे शटल सिस्टम जो है ना वो डिपेंड करता है, ठीक है ना। तो वो मैं जब आगे डिस्कस करूंगा कि शटल सिस्टम क्या होगा, कि एक शटल सिस्टम के थ्रू यहाँ पे 6 ATP मॉलिक्यूल ही बनेंगे, लेकिन अगर दूसरा शटल सिस्टम फॉलो होता है तो यहाँ पे आपको 4 ATP मॉलिक्यूल ही बनेंगे। ठीक है, तो उस केस में यहाँ पे 32 की जगह 30 हो रहा है और 38 की जगह 36 है। तो ये जो सब जो है ना ये शटल सिस्टम पे डिपेंड करता है। आई होप इट इज क्लियर। सो दिस वाज ऑल ओवर, I mean all energetics of all the three processes, that's glycolysis, pyruvate decarboxylation and Krebs। अब जो यहाँ पे मैंने यहाँ पे ओल्ड कन्वेंशन या न्यू कन्वेंशन व्हाटएवर जो भी मैंने यहाँ पे कहा, तो मैंने यहाँ पे डिस्कस ये किया कि NADH मॉलिक्यूल से आपको ATP मिलेगा और FADH मॉलिक्यूल से भी आपको ATP मिलेगा। तो अब क्वेश्चन ये है कि ये जो ATP फॉर्मेशन होगा ये किस प्रोसेस से होगा और किस तरह से होगा, ठीक है ना।
और वो हम अगले लेक्चर्स में जो है ना डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड जस्ट सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू।